हेलो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे स्क्रोडिंजर के ग्राफ बनाना सीखा, हमें ग्राफ बनाना आ गया। आज का जो वीडियो है एक शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, जिसमें हम रेडियल नोड्स कहाँ पे है इसको पता करेंगे, यानी उसकी जो स्क्रोडिंजर की जो इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन हमें गिवन है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ साई, है ना। जो साई का फंक्शन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और किसी भी वेव फंक्शन में जो साई का वेव फंक्शन होता है उस फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट, एक होता है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट में हमेशा आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, आर, और एंगुलर पार्ट में हमेशा क्या होगा, थीटा और साई। ये दोनों चीज मिलेगी। इसकी मैंने डिटेल वीडियो पहले आपको बना के दी हुई है, तो हम सेकंड पे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कोई वेव फंक्शन दिखता कैसा है। सबसे पहले अगर हम एक स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद जो साई आएगा, जो हमारा एक वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन दिखेगा कैसे। देखो, वेव फंक्शन के दो पार्ट है, एक होता है साई आर, एक होता है साई आर, और एक होता है साई एंगुलर यानी थीटा या फाई के टर्म में। तो सबसे पहले आप ये चीज सीखो कि अगर किसी वेव फंक्शन में आर गिवन है, थीटा गिवन है, ये दोनों गिवन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला हमारा फाई जो वेव फंक्शन है, 1/पाई नॉट 1/रूट ऑफ पाई ए नॉट 3/2 ई की पावर आर बाय ए नॉट, यानी इस वाले फंक्शन में थीटा क्या है, मिसिंग है। थीटा कहीं गिवन नहीं है, एंगुलर पार्ट कहीं गिवन नहीं है। तो कहने का मतलब ये वेव फंक्शन का जो पार्ट दिया गया है, ये कौन सा पार्ट दिया है, ये साई आर गिवन है, यानी ये रेडियल पार्ट गिवन है आपको वेव फंक्शन का, क्योंकि इसमें कहीं पे कोई एंगल गिवन नहीं है। अगर मैं एक और वेव फंक्शन एग्जांपल लूं तो यहां पे देखो, अगर 1 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, देखो ए नॉट मतलब क्या होता है, ए नॉट इज बेसिकली द फर्स्ट शेल ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। बोहर का मतलब बोहर एटम का जो पहली शेल है कितनी होती है, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, एन की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू आप 1 1 लिख दो, यानी 0.529 नैनोमीटर, अपना आर्मस्ट्रॉन्ग 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपकी ए नॉट की वैल्यू होती है। तो ये एक कांस्टेंट है कहने का मतलब, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट, और रिलेशन में आर अपॉन ए नॉट, यानी ए नॉट अगेन कांस्टेंट, ए नॉट कांस्टेंट, ए नॉट कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट। तो क्या बच गया, सिर्फ आर। आर यानी अगेन ये क्या पार्ट गिवन है आपको, रेडियल। यानी सबसे पहला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन को देख के कि कौन सा इसका रेडियल पार्ट है। तो जैसे इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रेडियल पार्ट है, समझ में आई बात। अब जैसे अगर हम बात करें तीसरा वेव फंक्शन साई, एक और वेव फंक्शन का एग्जांपल दिया है, अगेन ए नॉट कांस्टेंट यानी पूरी टर्म कांस्टेंट है हमारे पास, उसके अलावा ये आर, आर ये कांस्टेंट है, यानी ये आर, यहां तक आपको सब आर दिया हुआ है, यानी इट इज बेसिकली द रेडियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का कौन सा पार्ट है, रेडियल, और यहां थीटा दिया है, यानी ये वाला पार्ट आपका हो गया एंगुलर पार्ट। देखो, हमें रेडियल जो इक्वेशन को सॉल्व करना है उसमें हमें एंगुलर पार्ट की कोई भी नीड नहीं है, हमें कौन से पार्ट की नीड है, सिर्फ रेडियल पार्ट की। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए फंक्शन को देखते हुए कि कहां पे रेडियल पार्ट है। बात समझ में है या नहीं है। यानी सबसे पहला काम हमें स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करते हुए, देखो इक्वेशन इतनी बड़ी चौड़ी लंबी सी लिखी हुई आएगी कि देख के लगेगा भाई यार ये क्या दे दिया, लेकिन ध्यान रखना कि इक्वेशन जो भी दे रखी हो, मुझे बस इतना आना चाहिए, इसके दो पार्ट है, एक एंगुलर एक रेडियल, यानी आर वाला पार्ट आप देख लेना। ए नॉट से कंफ्यूज मत होना, ए नॉट क्या है, बोहर की फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, यानी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं बात करता हूं कि जैसे हमारे पास कोई भी स्क्रोडिंजर इक्वेशन आएगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई भी एक स्क्रोडिंजर इक्वेशन आपको दे दी और कह रहा है कि बताओ ये कौन से ऑर्बिटल की है, यानी ऑर्बिटल कहने का मतलब कौन से सबशेल की है, क्योंकि सबशेल का ही तो ऑर्बिटल होगा। तो ये कौन से सबशेल की है, तो किसी भी सबशेल की यानी ऑर्बिटल को पता करना, यानी किसी भी स्क्रोडिंजर इक्वेशन से उसके सबशेल या ऑर्बिटल को पता करने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, एक सबसे पहले याद रखना कि एक उसमें जो भी स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी, जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिखाई हैं, इन तीनों में एक पार्ट सब में कॉमन है। कौन सा पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, जो सब में ही है, वो है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट
यानी जब भी एक स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी, उस स्क्रोडिंजर इक्वेशन में एक एक्सपोनेंट पार्ट जरूर होगा। कौन सा पार्ट? एक्सपोनेंट पार्ट जरूर होगा, और उसको आप क्या बोलोगे? e की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट। ये याद कर लो, एक्सपोनेंट पावर किस में होगा? e की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट। तो एक्सपोनेंट पावर हमेशा आपको गिवन होगा, क्योंकि देखो किसी भी सबशेल को पता करना है, अगर हमें कभी कोई भी सबशेल को पता करना है, तो सबशेल को पता करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक पता होना चाहिए एजोमेथल क्वांटम नंबर। ये दो बात पता चल गई तो मुझे सबशेल पता चल जाएगा। अब ये दोनों बातों पता करने के लिए एन की वैल्यू आपको हमेशा कहां से मिलने वाली है? एक्सपोनेंट से मिलने वाली है। कहां से? एक्सपोनेंट से। दूसरी बात, अगर हमें दूसरा हमें क्या पता करना है? एक ए नॉट देखना है। ए नॉट पता है, बोर की फर्स्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट शेल की रेडियस। तो ए नॉट की टर्म आपको देखनी है। साई किस पे डिपेंड करता है? हमेशा 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 प्लस 1। दो बातें आपको समझ में आई, पहला ये, दूसरा क्या? साई किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 प्लस एल। यानी इस इक्वेशन से आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा? एन मिलेगा, और आपको सबशेल पता चल जाएगी। यानी सबसे पहले दो बातें याद करो, वीडियो को पॉज करके चाहे। पहला, एक्सपोनेंट क्या होगा? माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट, और साई किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 प्लस एल। बात समझ में आई? इसके अलावा एक दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी वेव फंक्शन डज नॉट कंटेन एंगुलर पार्ट इफ इट इज एस ऑर्बिटल। देखो, अगर हमने क्या कहा, दो तरीके के क्या होते हैं? दो तरीके के किसी भी वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल एक एंगुलर। अब देखो, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल, और एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी एस सब शेल में एल की वैल्यू 0, यानी उसमें कोई भी रेडियल एंगुलर नोड नहीं है। एस में कोई एंगुलर नोड नहीं है। तो अगर एंगुलर नोड नहीं है, तो अगर कई बार इक्वेशन आपको सामने दिखी हुई लिख जाए कि वो कह रहा है पूरी इक्वेशन हमने लिखी है, और इक्वेशन पूरी लिखी हुई है, साई पूरा दे रखा है, लेकिन उसमें आपको थीटा दिख ही नहीं रहा, यानी सिर्फ रेडियल पार्ट दिख रहा है, यानी उसका जो एंगुलर पार्ट है वो मिसिंग है, मतलब दे नहीं रखा या है ही नहीं। तो अगर नहीं है, इसका मतलब उसका एंगुलर पार्ट क्या रहा होगा? 0, यानी वो क्या होगा? एस। तो कई बार आप इजीली सिर्फ देख के भी समझ सकते हो कि अगर कहीं पे थीटा गिवन नहीं है और वो साई का फंक्शन है, तो पक्का उसका एस की वैल्यू क्या रही होगी? 0, तभी वो गिवन नहीं है, क्योंकि एंगुलर पार्ट एस के लिए क्या होता है? 0। तो आप ये दो बातें पहले मेरे साथ याद करो, एन कैसे निकालोगे एक्सपोनेंट से, और एल कैसे निकालोगे 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 प्लस 1 से। जैसे हम कुछ वेव फंक्शन देखते हैं, जैसे पहला मैंने एक वेव फंक्शन आपको दिया, साई इक्वल टू 1 अपॉन पाई ए नॉट 3/2 ई की पावर आर बाय ए नॉट। देखो, क्या आपको इस पूरे फंक्शन में कहीं पे भी थीटा दिख रहा है? थीटा नहीं दिख रहा। तो आप बिना देखे फटाफट सॉल्व करके कह सकते हो कि अगर थीटा मिसिंग है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? एस ऑर्बिटल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल हो गया? एस। और इसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट है e की पावर r बाय ए नॉट, और इसको आप किससे कंपेयर करोगे? e की पावर जेड आर बाय एन ए नॉट। e की पावर जेड आर बाय एन ए नॉट। अब ये जितने भी वेव फंक्शंस हैं, अगर ये मान लो हाइड्रोजन के लिए मैं मानता हूं कि सर किसके लिए गिवन है? हाइड्रोजन के लिए। तो z की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, तो माइनस e की पावर माइनस r अपॉन एन ए नॉट। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यानी इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1। दूसरा पार्ट क्या है? वैसे s है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मुझे वैसे ही पता चल गया ये कौन है? ये 1s का गिवन। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो ए नॉट का फंक्शन क्या दिया है? 3/2। तो आप कह सकते हो क्या? 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, उसको किससे कंपेयर करोगे? 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 प्लस एल। यानी यहां से कंपेयर करके एल कितना आ गया? 0। चाहे आप सॉल्व कर लो, चाहे आप देखते ही बता दो, दोनों बातें हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कैसे करता हूं, मैं देख लेता हूं ए नॉट की पावर कितनी है? कितनी है? 3/2। उसमें माइनस 3/2 कर दो, यानी ए नॉट की पावर 3/2 माइनस 3/2, यानी 0। एल आ गया आपके पास 0। यानी ये वेव फंक्शन किसका है? दिस वेव फंक्शन बिलोंग्स टू 1s। ये 1s सबशेल या ऑर्बिटल का गिवन है। जैसे दूसरा है, अगेन आप इसको कंपेयर करो। सबसे पहले मैं अगर n की वैल्यू निकालूं, तो एक्सपोनेंट से कंपेयर करूंगा। e की पावर r टू ए नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस r बाय एन ए नॉट। तो देखते ही n की वैल्यू पता चल गई, क्या है हमारे पास? 2। मैं मान के चल रहा हूं
जितने भी क्वेश्चन है सब में Z1 है, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1। तो आपको पता चल गया N की वैल्यू क्या है 1। अगेन इसमें कहीं पे एंगल गिवन है क्या, नहीं, यानी आपको वैसे ही पता चल गया S ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर उसने गिवन नहीं है। अगर फिर भी हमें सॉल्व करना है तो ए नॉट की पावर कितनी है 1/a0 की पावर आपको दे रखी है 3/2। इसको कंपेयर करेंगे 1/a0 की पावर 3/2 प्लस l, यानी l की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इट बिलोंग्स टू 2s। अब इसमें कई बार एक ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये बीच में भी तो कुछ दे रखा है, यहाँ पे भी तो a0 है। बेटा देख, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे तो नीचे a0 बचेगा, ऊपर a0, यानी यहाँ पे टोटल डिग्री कैंसल आउट हो जाती है ना। इसको कहते हैं किसी फंक्शन की डिग्री जितना नीचे है उतना ऊपर है, यानी उसकी नेट डिग्री कुछ नहीं है, यानी इसमें कोई इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, यानी सिर्फ रिलेशन किसका है, इसका। यानी कभी भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ रहा है और बीच में कोई इक्वेशन आपको दे दी गई है, बीच में अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी गई है तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नीचे और ऊपर डिग्री हमेशा सेम हो जाएगी, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी। तो वैसे तो देखो हम देखते ही बोल सकते हैं r/a0 अगर छोड़ दे तो क्या बचा, सिर्फ 2, तो n2 हो गया, और यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 यानी l की वैल्यू 0, यानी इट इज बिलोंग्स टू 2s। जैसे अगला आप करो ट्राई। अगला तीसरा क्या है, ये एक वेव फंक्शन दिया है, अब यहाँ पे थीटा गिवन है, यानी अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये s का है, तो इसको कैसे करेंगे। अगेन देखो, अगर मेरे पास पहले एक्सपोनेंट से निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस r/3a0 इक्वल टू e की पावर माइनस r/n a0, तो कंपेयर करके n की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी ये तो पता चल गया ये कौन सा शेल है, थर्ड। अब सब शेल पता करना है, सब शेल के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की पावर देखो 3/2, इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में यानी a0, यानी आपके पास आ गया a0 की पावर 3/2 प्लस 1, इसको कंपेयर करेंगे 1/a0 की पावर 3/2 प्लस l, तो l की वैल्यू क्या आ गई 1, l की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी 1 किसके लिए होती है, l की वैल्यू 0 होती है s, 1 किसके लिए होती है p, 2 किसके लिए होती है d, और 3 किसके लिए होती है f, यानी l की वैल्यू 1 किसके लिए है p, यानी इट बिलोंग्स टू 3p। ये किस पे बिलोंग कर रहा है 3p, यानी आप समझे सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन 4, अब इस क्वेश्चन में मैं ध्यान से देखूं और फटाफट करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि इसमें थीटा तो गिवन ही नहीं है, थीटा तो मिसिंग है। अगर थीटा मिसिंग है इसका मतलब क्या ये एस हो जाएगा, अब की बार नहीं। कारण, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन में थे फंक्शन किसका गिवन था, साई, साई में रेडियल भी होता है और एंगुलर भी, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो ये फंक्शन किसका गिवन है, रेडियल का ही गिवन है। उसने बोल दिया कि मैं कौन सा पार्ट बता रहा हूं, सिर्फ रेडियल, एंगुलर पार्ट बता ही नहीं रहा हूं, तो एंगुलर है या नहीं है आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये कौन सा पार्ट दे रहा है आपको, सिर्फ रेडियल पार्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली थीटा नहीं, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है क्या करना, कंपेयर। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर करूं, क्या e की पावर माइनस r/3a0 इक्वल टू e की पावर माइनस r/n a0, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 3, तो मुझे पता चल गया ये तीसरा शेल है। और अगर मैं एक्सपोनेंट को कंपेयर करूं 3/2 और प्लस 2, तो 3/2 प्लस 2 इक्वल टू 3/2 प्लस l, तो l की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी ये l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d सब शेल के लिए, यानी ये हो जाएगा आपका 3d, यानी ये फंक्शन किसके लिए है 3d के लिए गिवन। एक क्वेश्चन और करेंगे, मान लो ये मैंने आपको दिया हुआ है, अब की बार सिग्मा के फॉर्म में उसने पूरा दिया है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को हम कंपेयर कर लें, तो एक्सपोनेंट e की पावर सिग्मा कितना है r/a0, तो r/3a0 इक्वल टू e की पावर माइनस r/n a0, तो कंपेयर करके n की वैल्यू पता चल गई कितनी 3, तो मुझे यहां पता चल गया n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू हमारे पास है 3। अब दूसरा एक्सपोनेंट को कवर करना है, तो एक्सपोनेंट की पावर कितनी है, मतलब 1 एक्सपोनेंट की पावर कितनी है, एक तो 3/2, ये तो दिख ही रहा है। मैंने बोला है जब भी कोई फंक्शन, देखो आप सिग्मा आप यहाँ डालोगे r/a0, तो नीचे a0 आएगा, यहाँ a0 आएगा, आप फिर एलसीएम लोगे, तो कहने का मतलब आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी आ रही है 2, और यहाँ पे और कुछ है नहीं, यानी हमारे पास डायरेक्टली कितना आ रहा है 3/2, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी l की वैल्यू कितनी हो गई 0, ये हमारा हो जाएगा 3s। कौन सा हो जाएगा
3s, यानी हमें देखते पता चल गया कि ये कौन सा सबशेल है, 3s है। यानी जब भी बीच में कोई लीनियर फंक्शन, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कोई फंक्शन बीच में आ रहा है, आप उसको छोड़ दो, अब सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को देखो और कंपेयर करो, तो यहां से हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा ये क्या है, 3a0। तो पहले क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक इक्वेशन आपको दे देंगे, है ना, रेडियल की देंगे या पूरा साई की देंगे, और कहेंगे कि बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एस है, ये एक एस है जिसके सेंटर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो हमारा दूसरा एस कहाँ पे होगा, ये 1s है, तो दूसरा एस कहाँ होगा, यहाँ पे। ये क्या हमारा 2s। ऐसे अगर एक और मैं बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3s, क्या हो जाएगा 3s। तो इनमें रेडियल नोड्स कितने होंगे भाई, 1s में तो कोई रेडियल नोड नहीं है, 2s तक एक रेडियल नोड आएगा, 2s तक आऊंगा तो एक खाली जगह आएगी, अगर मैं 3s तक आया तो एक और दो खाली जगह आएगी। तो ये रेडियल नोड्स हमें पता चल रहे हैं कि 3s में, किसमें, 3s में कितने रेडियल नोड्स हैं, 3s में कितने रेडियल नोड्स हैं, 2। 2s में कितने रेडियल नोड्स हैं, 1। 1s में कितने रेडियल नोड्स हैं, 0। ऐसे अगर मैं हम लोग में p की बात करूं, किसकी, p की, तो अगर ये 2p बना है तो 3p कुछ ऐसा बनेगा, ये 2p है, ये 3p है। तो ये 2p है, ये 3p है, तो 2p से 3p, देखो 2p में तो कोई नोड है नहीं, 3p में आपको एक नोड मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं 4p बनाए तो 4p में जाते वक्त कितने नोड मिलेंगे, दो नोड। अगर हम यहाँ पे 4p में जाए तो कितने दो नोड्स हो गए, दो, एक ये और एक ये। तो कहने का मतलब अगर 2p की बात करें तो नोड 0, 3p की बात करें तो नोड 1, 4p की बात करें तो नोड 2। तो देखो सबसे पहली चीज, पहला तो एक इक्वेशन आपको देगा और बताएगा कौन सा सबशेल है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताओ इसमें कितने नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं, या फिर वो कह देगा बताओ दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, या नोड्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि भाई रेडियल नोड क्या है। रेडियल नोड, नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होते हैं, 0। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 है, यानी रेडियल फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। यानी रेडियल फंक्शन, या क्वेश्चन में साई दे रखा हो तो साई क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। रेडियल नोड का फॉर्मूला कई बार बोल चुका हूं, क्या होता है, n-l-1। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको पता है, मैं तो हमेशा कहता हूं वैसे याद ही रख लो कि भाई 1s में रेडियल नोड 0, 2p में रेडियल नोड 0, 3d में रेडियल नोड 0, 4f में रेडियल नोड 0। अब एक एक का गैप आएगा, यानी 2s में रेडियल नोड 1, 3s में रेडियल नोड 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यानी s में जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें n-1 आप कर देना, आप पे रेडियल नोड आ जाएगा। अगर आप इसकी बात करो तो इसमें जितना भी है n-2 आप कर देना, आप पे रेडियल नोड आ जाएगा, किसमें, p में। d में निकालना है तो n-3, f में निकालना है तो n-4, ये क्या हो गया, रेडियल नोड। तो फटाफट अगर आपको करना है तो आप इससे कर सकते हो। कहने का मतलब दो कंसेक्यूटिव शेल में, यानी 2s से 3s में गया तो एक नोड आएगा, 3s से 4s में गया तो एक नोड आएगा। तो ये बात भी थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव शेल्स में, यानी जैसे अगर मैं यहाँ कंसेक्यूटिव देखूं कि 2s और 3s दोनों के बीच में कितने नोड है, एक। 3s 4s में कितने नोड है, एक। तो किसी भी कंसेक्यूटिव में कितने नोड्स आते हैं, एक एक नोड आता है। दूसरी एक बात याद, तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि जब भी मैं रेडियल नोड को 0 करूंगा, जैसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब भी रेडियल नोड को 0 करूंगा तो r की कुछ वैल्यू आएगी जो बताएगी कि कितने डिस्टेंस पे नोड है। यानी जो भी इक्वेशन मेरे पास दे रखी होगी उसको मैं इक्वल टू 0 करके सॉल्व करूंगा, जिससे मुझे क्या मिलेगी, r की वैल्यू, यानी एक डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो किसका डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा नोड का। लेकिन r की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी दो वैल्यू नहीं हो सकती। r0 यानी न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस, 0, यानी न्यूक्लियस ही है, और न्यूक्लियस में कभी भी नोड नहीं होगा। दूसरा r इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट पे नहीं है, तो ऑब्वियस चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी मिलने वाला ही नहीं है, तो हम उसको क्या कभी नोड नहीं कहते।
तो आर जीरो या आर इन्फानाइट, दे आर नॉट, देखो आर इन्फानाइट पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आर जीरो पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों को हम नोड नहीं बोलते। चलो तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर ये करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया जेई में कि एक साई 2s का 1/a0 एक इक्वेशन आपको दे रखी है, बता रखा है किसकी है, साई 2s का एक फंक्शन दिया है और कह रहा है कि जब r की वैल्यू r0 के बराबर है, यानी जब r कितना हो गया r0, तब एक नोड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नोड। तो देखो मैं कह रहा हूं कि जब भी नोड होगा आप क्या करोगे, साई की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, 0, यानी पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कभी 0 कैसे होगा, ये भी एक कांस्टेंट है, ये कभी 0 होने से रहा, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू कभी भी 0 होने से रही। तो अल्टीमेटली बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ ये, जिसको हम एक इक्वेशन बीच में बोलते हैं ना, हर हर वेव फंक्शन में स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके जो साई मिलता है उसकी इक्वेशन में एक कहीं ना कहीं आपको एक फंक्शन जरूर मिलेगा। तो जैसे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू पक्का 0 होगी, तभी ये 0 हो सकता है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a0, r की वैल्यू 2a0, यानी डिस्टेंस क्या कह रहा है, 2a0। तो वो बोल रहा है कि जब r किसके बराबर हो जाएगा, r0, तब नोड होगा, यानी r के जगह अगर आप r0 लिख दो तो 2a0, यानी 2a0 पे आपको क्या मिल गया है, एक नोड मिल गया, यानी r0 पे नोड मिल गया, यानी r0 की वैल्यू कितनी हो गई, 2a0। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा, देखो देखने, ये वो वाली कैटेगरी है जेई वालों की जो देखने में क्वेश्चन बड़ा डरावना दिखता है लेकिन सॉल्व बिना पेन चलाए हो जाता है। मतलब आप नजरों से, आपकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो ही जाती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही फटाफट सॉल्व कर दो कि हाँ इसका ये आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक फंक्शन दिया है आपको, रेडियल का फंक्शन दिया है 1/18 वगैरह वगैरह वगैरह, सिग्मा की वैल्यू ये है, डिस्टेंस बताओ जो भी नोड्स हैं उन दो नोड्स के बीच में, जो भी नोड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस। देखो सबसे पहले तो अगर आपको दिख रहा होगी a0 की वैल्यू क्या है, 3/2, ये फंक्शन मैंने पहले भी लिया था। तो 3/2 अगर मैं इसको कंपेयर करूं, 3/2 इक्वल टू 3/2 प्लस एल, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 0। और एक्सपोनेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो e की पावर माइनस r बाय 3a0 इक्वल टू e की पावर माइनस r बाय na0, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3s। 3s में कितने रेडियल नोड्स होते हैं भाई, r बोल रहा है ना रेडियल नोड, कितने होते हैं, n माइनस l माइनस 1, यानी 3 माइनस 0 माइनस 1, दो नोड्स होंगे। इस इक्वेशन में ये किसकी है, 3s, और 3s में कितने नोड्स होंगे, दो नोड। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मेरा, मान लो कि ये तो हमारा, तो कहने का मतलब ये 2s है, ये 3s है। तो कहने का मतलब इन ये जो दो नोड हमारे बन रहे हैं ना, इन दोनों नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ये हमें पता करना है। तो देखो इन दोनों नोड्स के डिस्टेंस पता करने का तरीका क्या है कि मैं पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस r1 निकाल लूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r2, तो r2 माइनस r1 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब नोड का डिस्टेंस पता करने का देखो तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कैसी भी इक्वेशन दी हो आप क्या करोगे, इसको इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 0। भाई इसी से तो, भाई इसकी वैल्यू 0, ये तो कभी हो नहीं सकती, कांस्टेंट है, ये हो नहीं सकती, तो यही 0 पे नोड होगा। तो हमने अगर इसको लिखा 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 18 सिग्मा प्लस 27 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगाऊं, धराचार्य मेथड लगाऊं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 2 माइनस बी स्क्वायर, माइनस मतलब बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही इक्वेशन होगी। तो हमारे पास अगर हम इसको लगाएं तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 इंटू 27 अपॉन 4, ये मेरे पास इक्वेशन आई। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यू निकाल लूंगा। भाई एक बार तो क्या आएगा 18 प्लस, एक बार क्या आएगा 18 माइनस, यानी सिग्मा की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, मान लो एक आ गई x1, एक वैल्यू आ गई x2, दोनों को सॉल्व करके आएगी। और व्हाट इज सिग्मा, r बाय a0,
तो r बाय ए नॉट इक्वल टू x1, तो यहां से मेरे पास r1 की वैल्यू आ जाएगी x1 ए नॉट, r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x2 ए नॉट, दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास, x1 ए नॉट और x2 ए नॉट दोनों वैल्यू आई, तो दोनों के बीच भाई ये नोड का डिस्टेंस हो गया ना वहां से। भाई देखो वैल्यू 2 आ रही है, देखो अगर मान लो हमें ये सब सॉल्व भी नहीं करना कितने नोड है, तब भी आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे r की 2 वैल्यूज आ रही है, यानी 2 जगह आपको नोड्स मिलने वाले हैं, मतलब जितनी r की वैल्यू आएगी उतने नोड्स होंगे। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, यानी 2 नोड्स का आपका डिस्टेंस मिल गया न्यूक्लियस से, तो यहाँ से r2 माइनस r1 करो तो यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स। देखो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, ये तो क्वेश्चन हवा में हो जाए फटाफट सॉल्व करके, समझे, थोड़ा सा बस क्वाड्रेटिक लगानी है, दोनों सिग्मा दोनों आर की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस डिफरेंस निकालो, यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियल। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो ढंग से देख लिए हैं तो अब आप ग्राफ का क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि पहले वीडियो में पूरा ग्राफ डिटेल में बताया, आपको वो ग्राफ याद कर लेना है, देख लेना है, एक बार बना के प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने वीडियो देख ली और काम हो गया, आप इसके वीडियो देखो, उसके बाद इसके ग्राफ खुद एक बार बिना देखे ड्रॉ करो। ऐसे ही जितनी इक्वेशंस मैंने यहाँ बताई हैं, इक्वेशंस को कागज पे लिखो और इन सबको पता करो, क्योंकि 2 तरीके के इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहला इक्वेशन दी हो तो कौन सा ऑर्बिटल सबशेल है पता करना, या कोई इक्वेशन दी हो तो उसके नोड का डिस्टेंस पता करना कि कितने डिस्टेंस पे वो नोड है। तो ये पार्ट अगर आपको आ गया तो आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन बहुत हमारे मेंस एडवांस लेवल पे आ चुकी है, और इवन इस बार नीट 2026 में भी इस पे क्वेश्चन आया, तो भाई हम कह सकते हैं हम नीट लेवल पे भी आपको ये आ चुका है। यानी आप ये इतना करने के बाद आप निश्चिंत हो जाओ, कोई भी सवाल आएगा तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।